By the use of potentiometer, we can also determine internal resistance of a cell. इससे पहले हम लोगों ने देखा था किस तरह से पोटेंशियोमीटर का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था किस तरह से दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग इस पोटेंशियोमीटर की मदद से। अब क्या करेंगे, इसी पोटेंशियोमीटर को यूज करके किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू को निकालते हैं। हमारे पास में फिगर बना है जिसमें नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। ऊपर वाला पार्ट अलग है। हम लोग ये हमारा सेल दिया हुआ जिसका ईएमएफ ये, हम लोग इस सेल का जिसका ईएमएफ ई डैश है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को जिसका वैल्यू हमने आर लिखा है, इसी आर के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे इस पोटेंशियोमीटर को यूज करके। इनिशियली हम लोग मान लेते हैं ये हमारा की क्लोज है, ये ऑन है। ऊपर वाला की हमारे यहाँ भी एक स्विच लगा है, यहाँ भी एक स्विच लगा है, दो स्विच लगा है, दो सेल लगा है, यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा है। बाकी जो पहले वाला पार्ट है रिवर्स सेट है और गैल्वेनोमीटर ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, वही फिगर जो पहले हम लोगों ने बनाया था। अभी वाले फिगर में क्या करेंगे हम लोग, नया वाला पार्ट ये वाला जुड़ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी पोटेंशियोमीटर की मदद से इस स्मॉल आर के वैल्यू को निकालते हैं। आसानी के लिए हम लोग फिगर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इन दो पॉइंट के बीच को ऐसे हम मिटा देते हैं, यहाँ वाला पॉइंट को भी हम हटा देते हैं। जैसे ही हम लोग नीचे वाले स्विच को ऑन करेंगे, ये वाला स्विच ऑन होगा, तब इस प्राइमरी सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा इस तरह से। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट हमारा इस तरह से फ्लो करेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई। यही करंट हमारा क्या होगा, इस सर्किट में फ्लो करेगा। मान लीजिए हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा पहले, हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सर्किट के लिए क्या लिखेंगे, सिंस E इक्वल्स टू लिखेंगे आई इंटू आर, जहां आर की जगह पे रो एल बाई ए। यहां से हम लोग आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए आई इक्वल्स टू आ जाएगा ई ए बाई रो एल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इसी करंट की मदद से हम लोग अब इस वाले सर्किट को क्लोज करेंगे, मतलब इन दोनों को टच करेंगे आपस में, जो पहले हम हटा चुके हैं। अब इसको इससे टच करेंगे, इसको इससे टच करेंगे। जैसे ही इससे टच करेंगे, क्योंकि ये हमारा की ओपन है, यहाँ करंट का फ्लो नहीं होगा, तो इस वाले सेल से भी करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले सेल के लिए इस गैल्वेनोमीटर को आगे पीछे एडजस्ट करेंगे जॉकी की मदद से। जैसे ही हमारा जॉकी एडजस्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट है ऐसे, जैसे ही ये वाला जॉकी यहाँ किसी पॉइंट पे P मान लेते हैं, P1 पॉइंट है, जहां पे टच करने के बाद में जब ये कंडीशन आ जाएगा, कौन सा कंडीशन, F पॉइंट का पोटेंशियल P1 के बराबर आ जाएगा, तब इस गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया है, दैट इज नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। देन इन दिस कंडीशन इट विल बी नो करंट इन दिस सर्किट, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ये वाला पूरा का पूरा करंट होगा, ऐसे प्राइमरी वाले सर्किट में फ्लो करेगा, इसके करंट का कोई पार्ट इधर नहीं जाएगा ऐसे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बराबर है। करंट का फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो, तो चूंकि एफ का पोटेंशियल P1 के पोटेंशियल के बराबर है, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब यूं समझ लीजिए कि ये वाला सर्किट अलग है, ये वाला सर्किट अलग है, तब ये वाला पूरा का पूरा करंट यहाँ फ्लो करेगा और इसमें करंट का फ्लो नहीं हुआ। और यहाँ ऑलरेडी पहले वाला जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, जिसमें आर रेजिस्टर लगा है, के डैश स्विच लगा है, इसमें ऑलरेडी करंट पहले से नहीं है। तो C और F के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, नाउ PD बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, तो लिखेंगे VC माइनस VF इक्वल्स टू, यहां से अगर चलेंगे तो पहले सेल का बड़ा वाला आ रहा है, लिखेंगे प्लस ही, अगर छोटा वाला आता तो लिखते हैं माइनस ही। तो यहां से चलने के बाद में सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा तो लिखेंगे प्लस ई डैश, ये हमारा आ जाएगा प्लस ई डैश। और करंट चूंकि यहाँ जीरो है तो आई आर हम नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ करंट होता तब लिखते हैं आई को इस आर से मल्टीप्लाई करते, लेकिन चूंकि सी और एफ के बीच में करंट का फ्लो नहीं है। क्यों फ्लो नहीं है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बराबर है, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तब हमारा आ जाएगा VC माइनस VF कितना आ जाएगा, प्लस ई डैश। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे VA माइनस VP1, तो क्या लिखेंगे I इंटू आर। सिमिलरली नीचे वाले सर्किट में
VA माइनस VP1 क्या लिखेंगे? नाउ VA माइनस VP1 बराबर लिखेंगे V इक्वल्स टू I इंटू R। R कितने पार्ट का चूज करेंगे? तो A और P1 के बीच का जो वायर है हमारा, ये लंबा वायर है, तो A और P1 के बीच का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा RAP। और फ्रॉम इक्वेशन 1 I का वैल्यू कितना आ चुका है? E, ये पहले हम लोग निकाल चुके हैं। फ्रॉम 1 E इक्वल्स टू आया था R की जगह पे रो L बाई A, यहां से हम लोग I की वैल्यू आ जाएगा EA बाई रो L। I की जगह पे लिखेंगे EA बाई रो L। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट है, ये 1 से आया है। अब फिर यहाँ पे R की जगह पे A और P1 के बीच का यहाँ लिख देते हैं RAP1। क्या लिखेंगे? रो L का मतलब हो जाएगा L1 और नीचे में A लिखेंगे। L का मतलब हो गया कौन सी लंबाई? जो A और P1 के बीच का है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ है A और P1 के बीच का, मान लिया L1। तो ये हमारा आएगा इस R की जगह पे रो L1 बाई, बाकी जो कट जाएगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको रहने देंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा E L1 और नीचे में L। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। सो VA माइनस VP1 इक्वल्स टू आ जाएगा E L1 बाई A। हमारे पास में दो इक्वेशन है, यहाँ सामने में लिखा हुआ है। इस तरह से ये मान लेते हैं नंबर 2, ये मान लेते हैं नंबर 3। तो 2 और 3 में क्या देखते हैं? इस सर्किट में C का पोटेंशियल A के बराबर होता है, और यहाँ ऑलरेडी हमने इसको बैलेंस कर दिया है, जहां पे VF बराबर आ गया है VP1, तो इसका भी इसके बराबर आएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करें, VC का पोटेंशियल VA के बराबर में है, यहाँ C और A के बराबर है, और साथ में VF का पोटेंशियल VP1 के बराबर है। इसका मतलब है 2, 3 को कंपेयर करेंगे तो E डैश बराबर आ जाएगा E L1 बाई L। ये हमारा आ गया लास्ट में, यहाँ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3, E डैश बराबर आ जाएगा E L1 एंड देन नीचे में पहले भी हम लोग इसको निकाल चुके हैं। हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर को यूज करके दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए ऐसे ही कुछ इक्वेशन निकाला था, जिसमें आया था E L1 बाई L, और नंबर 2 में आया था E L2 बाई L। एक बार में आया था L1 और दूसरी बार में आया था L2। तो उसी फॉर्म में यहाँ भी है। अब थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे हम लोग? ऊपर वाले स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ K डैश। जैसे ऊपर वाले स्विच को ऑन करेंगे तब यहाँ इस सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, ऐसे ऊपर वाले पार्ट में। फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो करेगा, फिर इसको आगे पीछे करेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे? वैसा कोई पॉइंट चूज करेंगे जब F का पोटेंशियल किसी P पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है, ताकि इसका डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे ये कंडीशन आ जाएगा तब हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर हमारा बैलेंस हो गया है। मान लिया वो हमारा पॉइंट है P2, इसको थोड़ा सा हटा के कहीं पे, दिस इज पॉइंट P2। और ये लंबाई है हमारा L2। मतलब इस कंडीशन में फिर यहाँ C का A के बराबर रहता है ये पोटेंशियल, F का पोटेंशियल P2 के पोटेंशियल के बराबर है। तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस सर्किट में करंट का वैल्यू निकालते हैं ऊपर वाले पार्ट में। अभी हमारा क्या आ गया? इस सर्किट में जैसे मान लीजिए हमारे पास में करंट का फ्लो है स्मॉल I, ऐसे छोटा वाला I है, इस वाले सर्किट में फ्लो कर रहा है ऐसे। इस करंट का कोई पार्ट इधर नहीं है। क्यों इधर नहीं आएगा? चूंकि F का पोटेंशियल P2 को बराबर है। करंट का फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। चूंकि यह F का पोटेंशियल P2 के बराबर, अगर F बड़ा होता, पोटेंशियल हायर पे होता, तब इस करंट का कुछ पार्ट इधर आ जाता, या अगर ये इसका पोटेंशियल बड़ा होता इससे, तब इसके I वाले करंट के कुछ पार्ट इधर से पास कर जाता। लेकिन चूंकि इन दोनों का पोटेंशियल हमने बराबर कर दिया है। कैसे बराबर किया है? तो गैल्वेनोमीटर में इस जॉकी को एडजस्ट करके वायर के ऊपर में आगे पीछे स्लाइड करेंगे ऐसे, तो वैसा कोई ना कोई पॉइंट जरूर आ जाएगा प्रैक्टिकल करने के दौरान में, जिससे क्या आ जाएगा? इसका पोटेंशियल इसके बराबर आएगा। इस केस में इसका पॉइंटर मतलब इसका कांटा बीचों बीच में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ये हमारा गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो गया है। और ये लंबाई हमारे L2 है, बैलेंस लेंथ। अब क्या करेंगे हम लोग? इस सर्किट में, ऊपर वाले सर्किट में
और यहाँ नीचे वाला सर्किट में, नीचे वाले में पहले ही हम लोग आई निकाल चुके हैं। अब इस सर्किट को थोड़ा इजी कर देते हैं, यहाँ से इसको मिटा दीजिए। मान लीजिए ये अलग पार्ट है, समझने के लिए ये वाला अलग पार्ट है। तो ऊपर वाले पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, नीचे वाले पार्ट में ये अलग हो गया। इसका करंट इसके अंदर में फ्लो कर रहा है, इसका करंट इसके अंदर में फ्लो कर रहा है। न इसका करंट इधर जाएगा और न इसका करंट इधर आएगा। तो ऊपर वाले सर्किट में हम लोग देखते हैं क्या आएगा हमारे पास में। लिखेंगे सिंस ये कैपिटल आर स्मॉल आर सीरीज में, चूंकि एक ही पाथ है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो ऊपर वाले सर्किट में, ऊपर वाले लूप में सी डी ई एफ में क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, आर प्लस आर। और सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ E इक्वल्स टू आई आर, तो आई का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा आर प्लस आर, इसलिए आई इक्वल्स टू आ जाएगा ई डैश बाई आर प्लस आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हिच फ्लोज इन अपर सर्किट। कौन सा अपर सर्किट, तो सी डी ई एफ सी, इस सर्किट में ये वाला छोटा करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब हमको क्या करना है, फिर यहाँ सी और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ऐसे। ऊपर वाले पॉइंट के बीच में, सी और एफ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ potential difference between points, कौन सा दो पॉइंट होगा, C and F, C and F will be क्या आ जाएगा, लिखेंगे VC माइनस VF इक्वल्स टू। अब हमको C और F के बीच में निकालना है, जितना इधर से आएगा उतना ही इधर से आ जाएगा, दोनों तरफ से सेम वैल्यू आएगा, तो हम इधर से निकाल सकते हैं। VC माइनस VF क्या लिखेंगे, इस I को, यहाँ से I करंट पास कर रहा है, छोटा वाला I, इस I को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो PD निकल जाएगा, या इधर से भी निकालेंगे, दोनों तरफ से सेम वैल्यू आएगा। तो ऊपर से निकाल लीजिए या नीचे से निकाल लीजिए, तो क्या जाएगा, VC माइनस VF बराबर आ जाएगा I इंटू R, जहाँ I का वैल्यू यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, क्या करेंगे, E डैश R प्लस R को कैपिटल R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड F। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, C और F के बीच में PD निकालने के लिए अगर हम यहां से चलेंगे तो इसके बीच में कोई रेसिस्टर नहीं है, तो यहाँ IR नहीं है, इसके बीच में रेसिस्टर कितना है, R है। इस I को इस R से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच में नहीं है, तो हमारा C और F के बीच में चलने में CD और EF के बीच में कोई भी रेसिस्टर नहीं है, तो वहां IR नहीं आएगा। कौन सा आएगा, तो इस वाले I को इस वाले R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड F। अब चूंकि हम लोगों ने नीचे में बैलेंस कर चुके हैं हम लोग, तो यहाँ C का पोटेंशियल A के बराबर होगा और F का पोटेंशियल P2 के बराबर आ जाएगा। सो VA माइनस VP2 बराबर आ जाएगा कितना, A का पोटेंशियल C के बराबर है तो लिखेंगे VC, और P2 का पोटेंशियल F के बराबर है तो आ जाएगा VF। इन दोनों को देखते हैं, ये हमारा है C का पोटेंशियल A के बराबर है और F का पोटेंशियल P2 के बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएगा। सो ये पोटेंशियल इसके बराबर है, ये पोटेंशियल इसके बराबर है, इसलिए हमारे पास में, इसलिए इन दोनों को बराबर कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में VA माइनस VP2 इक्वल्स टू E डैश R बाई R प्लस R।
लेकिन VA माइनस VP2 इस तरह, जैसे ये हमारा निकाले हम लोग E L1/L वैसे ही, एंड VA माइनस VP2, इस वाले पार्ट से क्या लिखेंगे हम लोग, फिर वही I इंटू R AP2, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा EL2 और नीचे में L। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 के बाद में ये 5 मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब ये 5 और 6 बराबर है, तो क्या करेंगे, 5 को 6 को बराबर कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 को रहने देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 हमारे पास में क्या आ जाएगा, EL2/L इक्वल्स टू आ जाएगा इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहां से E डैश निकाल देंगे। सो E डैश इक्वल्स टू आ जाएगा EL2/L इंटू R प्लस R में R से डिवाइड करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 के बाद में 7। अब देखते हैं, ये हमारा 4 नंबर है और ये हमारा 7 नंबर है, दोनों बराबर है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इससे हम सब चीज आ जाएगा, सारा वैल्यू हमको दिया हुआ है, E कट जाएगा, L कट जाएगा, L2 का वैल्यू निकल जाएगा इस तरह से। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 7 वी कैन फाइंड, 4 को 7 को कंपेयर करते हैं, this is the value of EL2/L R प्लस R, जो कटेगा उसको काट देंगे, तो E से E कट जाएगा, L से L कट जाएगा, बचेगा कौन सा, L2 R प्लस R अब यहां से इसको सॉल्व करके हमको सारा वैल्यू दिया रहता है। प्रैक्टिकली हमको L1 दिया होगा, L2 दिया होगा, इन दोनों को जब प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या करेंगे, इस स्केल पे यहाँ स्केल लगा होता है, स्केल की मदद से उसको नाप लेंगे, L1 L2 का वैल्यू, और कैपिटल R का वैल्यू हमको दिया होता है, तो कैपिटल R के वैल्यू को दिए रहने से क्या होगा, स्मॉल r का वैल्यू हम लोग ऐसे आगे निकाल सकते हैं। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, L2 R प्लस R L2R प्लस L2R इक्वल्स टू L1R L2R इसलिए R इक्वल्स टू आ जाएगा L1R माइनस L2R by L2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इसलिए R इक्वल्स टू आ जाएगा, R कैपिटल R कॉमन ले सकते हैं, L1 माइनस L2 बाई L2। तो हम लोग इस दिए हुए वैल्यू में स्मॉल r का वैल्यू जो हमारे पास में सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में ये कैपिटल R दिया रहेगा तो कैपिटल R का वैल्यू दिया होता है। अब ये L1 L2 इसको प्रैक्टिकली स्केल की मदद से नापेंगे तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर की मदद से हम लोग सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू को निकाल सकते हैं।